अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एपीए फॉर्मेटिंग के बारे में। बट व्हाट इज़ एपीए फॉर्मेटिंग? हम जब भी कोई कंटेंट राइटिंग की जॉब्स करते हैं, चाहे हम फाइवर पे करें, चाहे हम अपवर्क पे करें, चाहे हम लिविंगस्टन पे करें या राइटर बे पे करें, हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपने मुझे एपीए या फिर एमएलए फॉर्मेट में जो है ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है और आप ये जो है उसकी जस्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड के अंदर जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर आप कैसे जो है ना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसको जो है एक एपीए फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को जो है ना आप सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग में जो फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है वो एपीए और एमएलए होता है। तो इस वीडियो में आपको एपीए के बारे में बताऊंगी। मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगी जहाँ पे जो क्लाइंट जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने मुझे जो है ना जो भी एसे राइटिंग करके देनी है वो एपीए में करके देनी है। तो उस जो प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। तो ये मुझे ऑर्डर मिला हुआ है और मैंने क्या करना है जी, ऐसे राइटिंग करनी है। और यहाँ पे आप जैसे आप देखेंगे मोर ऑर्डर डिटेल के नीचे सजेस्टेड फॉर्मेटिंग स्टाइल। जब भी कोई भी ऑर्डर आपको मिलेगा, चाहे आपको फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे मिले या फिर आपको फाइवर अपवर्क पे मिले, आपको क्लाइंट बताएगा कि मुझे एपी और एमएलए में जो है ना ये फॉर्मेट कन्वर्ट करके दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो क्लाइंट है उसने मुझे कहा है कि मुझे एपीए में जो है ना वो ये फॉर्मेट चाहिए ऐसे लिखा हुआ। और इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था। मैंने जस्ट आपको एक सैंपल वर्क दिखाया है कि आपका क्लाइंट जो है ना वो आपसे कैसे जो है ना वो डिमांड करता है कि आपने एपी और एमएलए के अंदर लिख के देना। और अगर जस्ट उसको एमएलए में चाहिए होगा तो वो यहाँ पे एमएलए आपको मेंशन कर देगा कि मुझे एमएलए में ये फॉर्मेट कन्वर्ट करके दो। तो मैं आपको जो है ना बताऊंगी कि आपने जो है ना जस्ट वर्ड के अंदर ही जो है ना ये एपी और एमएलए का फॉर्मेट होता है, आपने इसको यूज किस तरह से करना है वो मैं जो है आपको बताती हूँ। तो वर्ड पे मैंने मूव ऑन किया। वर्ड पे जब मैं गई तो यहाँ पे सर्च पे जो आप लिखेंगे एपीए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एपीए लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको सर्च में लिख के दिखाती हूँ। एपीए एपीए जब हम लिखूंगी तो मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। जब सर्च पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो है ना एपीए आपको सारे पेपर नज़र आएँगे। एपीए स्टाइल पेपर, ठीक है जी, और एपीए स्टाइल रिपोर्ट। तो मैंने एपीए स्टाइल पेपर जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने जो है ना वो क्रिएट पे क्लिक कर दिया। और जब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया ना, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से जो है ना वो एपीए में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ना वर्ड के अंदर ऑलरेडी बने बनाए जो है ना वो एपीए के फॉर्मेट है वर्ड के अंदर ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है यहाँ पे डाटा जो है ना पुट करना है। जो जो डाटा आपने लिखा हुआ है अपने क्लाइंट का, जो भी टॉपिक हो, जो भी निच हो, जो भी आपने लिखा हुआ है, आपने जस्ट उसको क्या करना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपका एक क्या हो जाएगा, एपीए फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। मतलब कि आपको एक स्पेसिफिकली फॉर्मेट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बना बनाया फॉर्मेट होता है एपीए का। आपने क्या करना है, जस्ट जो भी आपका जो होगा डाटा होगा वो आपने पुट करना है यहाँ पे और आपका एपीए फॉर्मेट जो है ना वो तैयार हो जाएगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा हम इसको जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एपीए में कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि एपीए में क्या करना है जी। यहाँ पे जो फॉन्ट है ना वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। ये जो है ना यहाँ पे फॉन्ट होना चाहिए, चाहे आपने एपीए में लिखना है चाहे आपने एमएलए में लिखना है। तो जो फॉन्ट होता है ना स्पेसिफिक फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन होता है। फिर उसके बाद आपने फॉन्ट का साइज कितना रखना होता है, आपने 12 साइज रखना होता है फॉन्ट का। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आप इसकी तरफ आ जाए पैराग्राफ की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी पैराग्राफिंग जो है ना वो कैसे करनी है और कैसे इसको आपने एडजस्ट करना है। तो इसको थोड़ा मैं जो है वो स्क्रॉल डाउन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रनिंग हेड शॉर्ट शॉर्ट एंड टाइटल अप टू 50 कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। ठीक है जी। जो भी आपके टॉपिक का टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। किस तरह लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो है ना वो एक पड़ा हुआ है फॉर्मेट ना। ये देखिए जी। अब लाइक जैसे मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैंने इसके इसके पे क्या पहले से ना ऐसे राइटिंग की हुई है एपी और एमएलए फॉर्मेट में ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे वहाँ पे रनिंग हेड पे आ रहा था टाइटल लिखना है, मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है जी।
उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ऐड टाइटल हेयर अप टू 12 वर्ड्स, आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, जो आपने रनिंग हेड में लिखा है ना, तो वही आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। मेरा टाइटल क्या था, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, वो मैं यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दूंगी, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। उसके बाद जो है यहाँ पे जो ऐड करनी है चीजें, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी जो है ना, जब आप लिख रहे होते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं, तो आपकी अलाइनमेंट जो है ना, थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं भी आपको ये भी तरीका बताऊँगी कि अगर आप चीज़ें लिख रहे हो ना, आपकी जो अलाइनमेंट सही नहीं हो रही, तो आपने किस तरह उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हम ब्लैंक वाले मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। फिर यहाँ पे आपने ऑथर नेम लिखना है। ऑथर नेम अक्सर मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि हम ऑथर नेम पे क्या लिखें। ऑथर नेम पे आपने जो है ना अपना ही नाम लिखना होता है। अगर आप किसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपसे क्लाइंट ने लिखवाया है, तो आपने ऑथर नेम पे अपना नाम लिखना है। क्लाइंट आपसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट जब हो जाएगा, आपने उसको वर्ड के अंदर सेंड करनी होती है। तो क्लाइंट यहाँ पे अपना नाम लिख लेता है। ठीक है जी? तो अब लेकिन ये प्रोजेक्ट तो आपने कंप्लीट किया है ना, तो आप जब क्लाइंट को सेंड करेंगे, तो क्लाइंट इसमें खुद ही जो है ना ऑथर नेम अपना ऐड कर लेगा, जब आप उसको वर्ड के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑथर नेम लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं वही बता रही हूँ कि इसकी अलाइनमेंट आपने कैसे करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे ना बताती हूँ। आपको इस तरह यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है जी। तो जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी थोड़ी-सी हम अलाइनमेंट सेट कर देंगे। देखिए मैंने इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग पे क्लिक किया, मैंने पैराग्राफ पे गई। पैराग्राफिंग पे जाकर आपने एडजस्ट करना है कि इसको आपने किस तरह से अलाइनमेंट करनी है। मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, सम टाइम लिखते वक़्त हमसे अलाइनमेंट गलत हो जाती है। तो हम इसके अलाइनमेंट चेक आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी, ये सेंटर में आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका ये आ गया। लेकिन इसका तरीकेकार एक यही है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी अलाइनमेंट कैसी हुई है। इसकी अलाइनमेंट सेंटर हुई हुई है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है, और टाइप करते वक़्त आपसे वर्ड्स आगे-पीछे हो गए या पैराग्राफ आगे-पीछे हो गए हैं, तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दी। ये छोटा-सा आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं। पैराग्राफ के साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो। आप एरो से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इनकी अलाइनमेंट देखिए, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में हुई हुई है। ठीक है जी? फिर उसके बाद आपने जब लिखा, फिर यहाँ पे आपने ऑथर नेम लिखना है, और ये इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन इसको ऐसे रहने दें। अच्छा, नेक्स्ट है जी ऑथर नेम। अब ऑथर नेम के हम देखते हैं अलाइनमेंट कैसे हुई हुई है। हम इसको देखते हैं, ऑथर नेम को उन्होंने, इसकी अलाइनमेंट हम चेकआउट करना चाहते हैं। अच्छा जी, इसकी भी सेंटर में हुई हुई है। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ऑथर नोट्स के बाद जो है यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे हम क्या चीज़ें ऐड करें। अच्छा, मेरा जो टॉपिक जो है ना इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से रिलेटेड था, तो इंक्लूड एनी ग्रांट या फंडिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एब्स्ट्रैक्ट। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो भी हम स्मोकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, आपने उसका यहाँ पे क्या लिखना है जी, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। ठीक है? तो ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने आपको ये बता दिया कि आपने अगर आपके पास खाली फॉर्मेट है, तो आपने इसको कैसे लिखना है। तो जो है आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है आपने जो एब्स्ट्रैक्ट है शुड बी वन पैराग्राफ बिटवीन 150 टू 250 वर्ड्स। मतलब कि जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड है, कोई भी आपका आर्टिकल है, उस आर्टिकल का कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा ना, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्लूजन्स, जिसका कोई एंड रिजल्ट होगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आपने 150 से 250 वर्ड्स की रेंज में यहाँ पर लिखना है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद जो है, जो आपके मेन कीवर्ड्स होंगे ना एब्स्ट्रैक्ट के या ऐसे राइटिंग के, तो वो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने, लाइक जिस तरह यहाँ पे स्मोकिंग है, एक कीवर्ड्स है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ये भी एक कीवर्ड्स है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ, ये भी एक कीवर्ड्स है। तो आप अपने आर्टिकल में जो भी कीवर्ड्स को यूज करेंगे, तो आप मेन कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से आपने लिखने हैं। आप एसईओ से भी लिख सकते हैं, और जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं जी, यहाँ पे हेडिंग्स की। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या देनी होती है, हेडिंग्स देनी होती है। तो हम देखते हैं, हमने जो ऑलरेडी लिखा हुआ है एक आर्टिकल, हमने वहाँ पे हेडिंग्स कैसे दी हुई है। अच्छा जी,
यहाँ पे जो है हमारी जो है ये क्या आ गई, हमारी हेडिंग जो है वो 1 आ गई, स्मोकिंग एंड डेथ। इसको हम लोग पैराग्राफ में चेक कर लेते हैं, इसकी जो अलाइनमेंट है वो कैसी हुई हुई है। इसकी अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो क्या हुई हुई है, सेंटर में हुई हुई है इसकी अलाइनमेंट। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद सेंटर भी हुई हुई है और उसकी आउटलाइन लेवल कितना है, लेवल 1 है। लेवल 1 इसका आउटलाइन लेवल है। ठीक है जी। इस तरह से आपने चीज़ों को एडजस्ट करना। अगर आपसे पैराग्राफ या वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये था H1, लाइक जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखें हेडिंग H1, ठीक है जी। तो ये H1 लाइक जैसा मैंने वहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी H2, हेडिंग 2। अच्छा, H1 के बारे में क्या लिखा है, इसका भी आप देख लें, इसको किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। ये देखिए H1 की जब आपने हेडिंग लिखनी है तो आपने यहाँ इसको कैसे राइट डाउन करना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया एरो पे, मैंने देखा इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट में हुई है और आउटलाइन लेवल क्या है, बॉडी टेक्स्ट, क्योंकि ये हेडिंग के नीचे आ रहा है तो ये क्या है, बॉडी टेक्स्ट है। तो उसके बाद जो है आप इसको देख लें, लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है, इसकी डबल लाइन करनी है। एपीए में जो होता है ना वो डबल लाइन होती है, और ये जो होती है ना फर्स्ट लाइन, ये जो स्पेशल में आता है वो आपने इसको फर्स्ट लाइन करना था, हैंगिंग नहीं करना होता। ठीक है जी। इस तरह से आप इनको क्या करें, अलाइन करें, क्योंकि इनके अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं जी हेडिंग 2 पे। एक हेडिंग 2 आ गई, आपने देखा जो हेडिंग 1 थी वो सेंटर में थी, जब हेडिंग 2 पे हमने क्लिक किया तो हेडिंग 2 कहाँ पे आ रही है जी, लेफ्ट पे आ रही है। तो आपने इसको लेफ्ट में एडजस्ट कर लेना है। एक कोशिश करें, अगर आप कोई भी फॉर्मेट बना रहे हैं, एक आप सिंपल एपीए का फॉर्मेट ओपन कर लें और एक साथ जो है ना आप अपना आर्टिकल का लिख लें, उस हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट इनकी करते जाएं। ठीक है। तो लाइक जैसा अब यहाँ इसको मैंने एडजस्ट किया हुआ है, एक लाइक जैसा मेरी ये हो गई H1 में, ये होगी स्मोकिंग एंड डेथ। ठीक है। फिर उसके बाद स्मोकिंग एंड हेल्थ रिस्क, ये मेरी H2 हो गई। ठीक है जी। तो ये जितनी जितनी मेरी हेडिंग्स आती जाएगी मैं इसके अंदर जो है ना वो ऐड जो है ना एडअप करती जाऊंगी चीज़ों को। तो इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है जी, चीज़ों को अलाइनमेंट इनकी करनी है। तो फिर उसके बाद H1 आ गया, H2 आ गया, फिर हमने H2 की अलाइनमेंट देख ली, फिर हमने H3 की अलाइनमेंट करनी है, मतलब H3 की हेडिंग 3 है। इसको हमने किस तरह से अलाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करके हमने चेक करना है कि इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है और आउटलाइन लेवल क्या है, 3 है। आउटलाइन लेवल मतलब हेडिंग 3 है, तभी ये लेवल 3 आ रहा है। और इसको डबल स्पेसिंग रखना है, लाइन स्पेसिंग की क्या रखनी है, डबल स्पेसिंग रखनी है। ठीक है। फिर जो है वो हेडिंग 4 आ गई है, हेडिंग 4 पे जब आप क्लिक करेंगे ये भी लेफ्ट पे आ रही है और ये लेवल इसका 4 आएगा और इसकी भी डबल स्पेसिंग है। ठीक है। हेडिंग 4, अब ये आप डिपेंड करता है आपके टॉपिक के अंदर कितनी ज्यादा जो है ना वो हेडिंग आ रही है, आप उस पर जो है ना वो क्लिक करते जाएं और हेडिंग्स को क्या करते जाएं, आप राइट डाउन करते जाएं। अब ये आप पे जो है वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है जी, यहाँ पे आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। हेडिंग चाहे आप 3 ऐड करें, चाहे 4 करें, चाहे 5 करें, चाहे 6 करें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। बस इसकी जब भी आप इनकी हेडिंग्स लिखें और उसके बाद बॉडी टैग्स लिखें तो उसकी अलाइनमेंट्स को काइंडली यहाँ से चेक कर लें कि एपीए में जो हेडिंग्स के बाद बॉडी टैग्स है उसकी अलाइनमेंट क्या है और हेडिंग्स की अलाइनमेंट क्या है और टाइटल की अलाइनमेंट क्या है। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे जो है हम लोग जो हम लोग एमएलए का लिखते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं साइटेशन। यहाँ पे हमने ऐड करना होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, हम कोई भी आर्टिकल सर्च करते हैं, ठीक है जी, हम कोई भी आर्टिकल सर्च करते हैं उससे रिलेटेड हमने रेफरेंस डालना होता है कि हमने इस वेबसाइट से कंटेंट उठाया है और हमने इसका रेफरेंस जो है ना वो ऐड किया है। तो आपने जो लास्ट पेज होता है वहां पे रेफरेंस ऐड करना होता है। और आप रेफरेंस कैसे ऐड करना होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं जी, जिसका भी रेफरेंस वो आप ले रहे हैं आप उसका क्या लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है उसका ईयर लिखेंगे जब उसने ये लिखा, फिर उसके बाद आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे, जैसे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, ये इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ है। फिर जर्नल टाइटल, फिर पेज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम लोग जो है ना आर्टिकल रिसर्च किस तरह से करें। तो जब भी आपने रेफरेंस डालने हैं और अच्छे रेफरेंस डालने हैं तो कोशिश करें गूगल स्कॉलर की हेल्प से चीज़ों को रिसर्च करें, क्योंकि जब भी कंटेंट राइटिंग करनी होती है, कंटेंट राइटिंग में मेन पर्पस जो होता है ना वो रिसर्च का होता है। तो जब भी आपने काम करना है तो आपने क्या करना है जी, गूगल स्कॉलर से करना है रिसर्च। गूगल स्कॉलर से आपको चीज़ें क्या मिलती हैं, ऑथेंटिक मिलती हैं। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने पूछा था कि हम लोग रिसर्च कहाँ से करें और रेफरेंस कहाँ से ऐड करें। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि गूगल स्कॉलर की हेल्प से जो है ना आप चीज़ों को फाइंड आउट करें गूगल पे, उसके बाद जो है ना आप इनके रेफरेंस डालें, क्योंकि जो गूगल स्कॉलर पे जो आप सर्च करते हैं उनके रेफरेंस जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। वो ऑथेंटिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, क्योंकि उस पर रिसर्च हुई होती है। ठीक है। तो उनके रेफरेंस भी ऑथेंटिक होते हैं, लाइक जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ
स्मोकिंग, ठीक है जी। अब ये जो मैंने एक कीवर्ड लिखा है, तो यहाँ पे आपको जितने भी आ रहे हैं ना, ये रिसर्च बेस्ड होते हैं। रिसर्च बेस्ड मतलब जिस पे ट्रायल्स हो चुके होते हैं, जिसको ये लोग मानते हैं कि ये जो है आर्टिकल लिखा हुआ है ना, ये ऑथेंटिक है। तो ये सारे वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, आप इन वेबसाइट्स को जो है ना वो थॉरली पढ़ें और जो है अपनी वर्डिंग में रीराइट करने की कोशिश करें, और उसके बाद उनके जो है आप रेफरेंस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर, या जो भी प्रोजेक्ट आपको क्लाइंट से मिले। लाइक जिस तरह अब ये है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, फ्री वर्क प्लेस में स्मोकिंग, क्यूटेनियस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, एज एट स्मोकिंग ऑन सेट एंड इस इफेक्ट ऑन स्मोकिंग, ठीक है जी। ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, तो ये सारी वेबसाइट हैं जो ऑथेंटिक हैं और जिनका डाटा जो है ना वो रिसर्च बेस है। तो आप इनका डाटा जो है ना वो रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद जो है ना अपनी वर्डिंग में लिखें और रेफरेंस इनके ऐड कर दें, और इनके रेफरेंस भी जो क्या होते हैं ऑथेंटिक माने जाते हैं। और मैं आपको ये बात बताती हूँ, कभी भी रेफरेंस जो है ना वो विकिपीडिया वगैरह का मत ऐड करें, क्योंकि उनके रेफरेंस को कभी भी जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं ऐड किया जाता। और यूट्यूब का कोई भी रेफरेंस मत ऐड करें, क्योंकि उनके रेफरेंस को भी ऑथेंटिक नहीं माना जाता। तो जिनके रेफरेंस को ऑथेंटिक माना जाता है वो ज़्यादातर गूगल स्कॉलर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना भी मटेरियल पड़ा है वो सारा रिसर्च पे बेस होता है, वो रियल होता है और ऑथेंटिक होता है। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।